मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम श्योर मेरी तरह आप भी गर्मी से थोड़ा सा परेशान होंगे ना। क्या करें, गर्मी पड़ ही इतनी रही है, पर इस आग उगलती गर्मी में आपके लिए मनोरंजन की बारिश की फुहार बनकर हाजिर हैं हम आपके अपने फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड को लेकर। और मैं हूँ आपके साथ, कितनी बार बताऊं, मैं हूँ आपके साथ बबीता। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी तो होगी ही ना कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ और किन किन पर्सनालिटीज की जिंदगी से रूबरू करवाने वाली हूँ। तो दिल थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज कुछ ऐसे इंसिडेंट्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ जिनके बारे में आप जानते हैं, मगर आप उतना ही जानते होंगे जितना कि इस इवेंट या इंसिडेंट को लेकर हॉलीवुड की एक फिल्म में आपके सामने पेश किया गया। क्यूरियोसिटी कुछ बढ़ गई होगी, मुझे मालूम है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम सबसे पहले इतिहास की एक घटना सुनाते हैं, तो आज की घटना ना काफी रोमांचक है। टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। दुनिया का ये सबसे विशाल पानी का जहाज जब समुद्र में उतरा तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, और ये जानकर तो लोग और आश्चर्य में थे कि बनाने वालों ने ये बात सीना ठोक कर कही थी कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन शायद कुदरत के आगे इंसान कल भी बेबस था और शायद आज भी बेबस ही है। लेकिन हम आपको टाइटैनिक फिल्म की कहानी की तरह इस प्रोग्राम में किसी लव स्टोरी से मिलाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपको बताएंगे टाइटैनिक के बनने की दास्तान। दोस्तों, ये बात तो आप सबको मालूम है कि टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था, लेकिन कितने लोग इस बात को जानते हैं कि इसको बनाने में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और कितने ही मजदूर माजूर हुए जिन्होंने इसको बनाने में अपने हाथ और पैर दोनों गंवा दिए। किसी ने शायद ताजमहल को बनाने में मजदूरों की मेहनत को अनदेखा कर दिया। उसी तरह टाइटैनिक को विशाल रूप देने वाले इन मजदूरों के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं करता। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई। चलिए दोस्तों, हम नजर डालते हैं टाइटैनिक की फैक्ट फाइल्स पर। मेरा मतलब है टाइटैनिक के बनाने में क्या क्या हुआ, इन सब बातों पर। तो दोस्तों, टाइटैनिक को हमेशा अपने विशालकाय रूप के लिए याद किया जाता है। टाइटैनिक का साइज उस वक्त की इंजीनियरिंग के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि उससे पहले किसी ने इतनी भारी शिप की कल्पना भी नहीं की थी। और दोस्तों, हार्लैंड और वॉल्फ ने इस चैलेंज को कबूल किया और इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए हार्लैंड और वॉल्फ ने बेलफास्ट हार्बर के 3 स्लिपवेज को तोड़ दिया और 2 नए स्लिपवेज बनाए, ताकि इस विशालकाय जहाज को वहां जगह दी जा सके। दोस्तों, इसके लिए सर विलियम एरॉल एंड कंपनी को हायर किया गया, जिसने इससे पहले 4th ब्रिज और लंदन टावर ब्रिज का निर्माण किया था। टाइटैनिक के लिए खास तौर से जर्मनी से फ्लोटिंग क्रेन्स मंगवाई गई, जो कि 200 टन का वजन उठाने में सक्षम थे। ऐसा नहीं है कि उस टाइम सिर्फ टाइटैनिक को ही बनाया गया। अब दोस्तों, मैं आपको टाइटैनिक के टेक्निकल कंस्ट्रक्शन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहूंगी, नहीं तो आप फीट और इंच में उलझ कर रह जाएंगे। और ये फीट और इंच ना मुझे भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। बस इतना जरूर बताती हूँ कि जब टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया तो उसको वहाँ से फिटिंग आउट बर्थ ले जाने के लिए करीब 22 टन साबुन का इस्तेमाल किया गया, ताकि उसको फिसलाकर पानी में ले जाया जा सके। और दोस्तों, 31 मई 1911 को, यानी कि आज ही के दिन, करीब 1 लाख लोगों की भीड़ के बीच टाइटैनिक को पानी में उतारा गया, जहां उसके इंटीरियर्स, इंजन और फनल्स लगने थे। तो दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में 15,000 मजदूरों ने दिन रात की मेहनत की और इस दौरान करीब 246 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 28 बुरी तरह जख्मी हुए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि किसी भी बड़ी क्रिएशन को अंजाम देने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस तो
करने ही पड़ते हैं। शायद टाइटैनिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। शिपयार्ड से निकलने तक टाइटैनिक को कोई नाम नहीं दिया गया था और कहते हैं कि ओलंपिक और टाइटैनिक में फर्क करने के लिए टाइटैनिक में कुछ बदलाव किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टील स्क्रीन्स थी। ये एक आखिरी मिनट बदलाव था जिसकी वजह से टाइटैनिक का वजन कुछ और बढ़ गया। इन बदलावों की वजह से टाइटैनिक के बनने में कुछ देर हो गई और कहते हैं कि अगर ये देरी न हुई होती तो शायद टाइटैनिक को उस आइसबर्ग से बचाया जा सकता था। आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी ही होगी ना, जो इसी जहाज की कहानी थी और इस फिल्म के लिए जेम्स कैमरॉन को 11 ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। टाइटैनिक जाते जाते एक बहुत अच्छा काम ये कर गया कि आगे के जो जहाज बनने थे ना, उनमें वो गलती ना हो, इसके लिए इंजीनियर्स ने खासा ध्यान रखा। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड सुन रहे हैं आप बबीता के साथ। और दोस्तों, ये थी टाइटैनिक जहाज की दास्तान। और आपको नहीं लगा कि ये फिल्म से थोड़ा सा अलग थी? मैं भी ना क्या करती रहती हूँ, कब से फिल्म किए जा रही हूँ, जैसे कि मैं कुछ फिल्मों के बारे में ही बताने जा रही हूँ। सही पहचाना आपने। तो हाँ दोस्तों, मैं फिल्मों के बारे में ही अब आपको बताऊंगी, मगर जेम्स कैमरॉन की टाइटैनिक के बारे में नहीं, बल्कि हॉलीवुड के एक काबिल डायरेक्टर और एक्टर के जीवन की दास्तान अब मैं लेकर आई हूँ और उनका नाम है, दिल थाम के बैठिए, इतनी भी जल्दी क्या है। मगर उनके बारे में तफसील से बताने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि उन्होंने अपने करियर में अभी तक बेस्ट डायरेक्टर के 4 ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं और ये वेस्टर्न काउबॉय फिल्म्स के सुपरस्टार रह चुके हैं। कुछ समझ में आया? मैं बात कर रही हूँ क्लिंट ईस्टवुड की। अगर आपने उन्हें देखा हो तो पहचान जाएंगे मेरी इन कुछ बातों से। एक 80 साल का बूढ़ा, चेहरे पर उनके पिछले सालों के तजुर्बे की कहानियाँ उनकी झुर्रियों में साफ झलकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ डायलॉग्स आपके लिए। Stop. The hell are you doing? Okay, if I'm going to take you on, you won't never regret it. Look, just listen to me. If I take you on... I promise I'll work so hard. God, this is a mistake already. I'm listening, boss. If I take you on, you don't say anything. You don't question me. You don't ask why. You don't say anything except maybe, yes, Frankie. And I'm going to try to forget the fact that you're a girl. That's all I ask. And don't come crying to me if you get hurt. All righty. We got a deal. No, not quite. I'm going to teach you how to fight. Then we'll get you a manager and I'm off down the road. Well, I hate to argue with you, but... Don't argue with me. That's the only way we're doing it. I teach you all you need to know, and then you go off and you make $1 million. I don't care. You get your teeth knocked out. I don't care. I don't want to hear about it either way. That's just the way it's going to be. It's the only way I'll do it. अपनी आवाज, अभिनय और फिल्मों की गजब की समझ ने क्लिंट को हॉलीवुड फिल्मों में एक अलग मकाम दिया। और अब मैं आपको क्लिंट के कुछ एक्साइटिंग किस्से बताती हूँ और दोस्तों, उसी से आपको इनकी काबिलियत और दूरदृष्टि का पता लग जाएगा। 1983 में जब शॉन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड सीरीज को अलविदा कहा, तब 007 के बॉसेस क्लिंट ईस्टवुड के पास गए और उन्हें बॉन्ड का रोल ऑफर किया, मगर क्लिंट ने इस ऑफर को साफ इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दिया कि इसके लिए उन्हें किसी ब्रिटिश एक्टर को अप्रोच करना चाहिए जो इस रोल के लिए बिल्कुल फिट होगा। तो दोस्तों, अब बात बताएं उनके जन्म की, तो उनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 31 मई 1930 को कैलिफोर्निया में हुआ। और एक बात जो शायद आप नहीं जानते हैं वो ये है कि क्लिंट ईस्टवुड को कभी अभिनय में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं और जब उनकी स्कूल टीचर ने उन्हें स्कूल में ड्रामा में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। बचपन से युवावस्था की ओर बढ़ते हुए क्लिंट कभी पेपर कैरियर की नौकरी करने लगे तो कभी ग्रोसरी क्लर्क की और कभी दिल में आया तो लाइफ गार्ड बन गए या फिर जंगल में फायर फाइटिंग करने पहुंच गए। लेकिन तकदीर ने उन्हें पहले से ही फिल्मों के लिए लिख छोड़ा था। जब वो अमेरिकन आर्मी में थे तब उनकी मुलाकात 2 अभिनेताओं से हुई जिन्होंने क्लिंट को फिल्मों में जाने के लिए कन्विंस कर लिया। वेल फ्रेंड्स, इतने सारे करियर, मतलब कभी लाइफ गार्ड, कभी ग्रोसरी क्लर्क, कभी अमेरिकन आर्मी, बहुत टैलेंटेड थे वो। शायद इसीलिए मूवी में
आ गए और जब 1954 में उनकी मिलिट्री ड्यूटी खत्म हुई तो क्लिंट ईस्टवुड अब की बार स्क्रीन टेस्ट देने पहुंच ही गए। और दोस्तों, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने यूनिवर्सल के साथ किया, जानते हैं उसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले थे? सिर्फ $75 पर वीक। दोस्तों, 1955 में उन्हें रिवेंज ऑफ द क्रीचर और टैरेंटुला में बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला और यहीं से ईस्टवुड के रगेड लुक्स के लिए CBS टीवी ने अपनी रॉ हाइट सीरीज के लिए उन्हें ले लिया और 1959 का ये टीवी सीरीज 8 सीजन तक चला और उसके बाद 1964 में ईस्टवुड ने इटली का रुख किया और वहां जाकर उन्होंने तकरीबन 5 से 6 फिल्में की। और पता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अपने अमिताभ बच्चन की तरह ही थे, एंग्री यंग मैन। यहीं से ईस्टवुड को हर जगह जाना जाने लगा। जहां तक डायरेक्शन की बात है ना दोस्तों, तो ईस्टवुड ने 1971 में प्ले मिस्ट्री फॉर मी से शुरुआत की, जिसमें खुद लीड एक्टर की भूमिका में वो नजर आए। मगर हॉलीवुड में उन्हें शोहरत मिली डर्टी हैरी से, जहां उन्होंने हैरी कैलाहैन की भूमिका निभाई, जो सैन फ्रांसिस्को पुलिस में एक इंस्पेक्टर होता है। I know what you're thinking. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you gotta ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you? तो दोस्तों, यही वो डायलॉग था जिसकी वजह से क्लिंट ईस्टवुड लोगों की जुबान पर चढ़ गए। उसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और डायरेक्शन में उनका कोई जवाब ही नहीं था। अनफॉरगिवन, $1 मिलियन बेबी के लिए उन्होंने अकेडमी अवार्ड जीते। And the Oscar goes to Clint Eastwood for $1 Million Baby. This is the third Academy Award nomination for Clint Eastwood in this category. He was previously nominated for Mystic River and Unforgiven, for which he won a directing Oscar in 1992. Thank you for your confidence early in the evening. And I'm just lucky to be here, lucky to be still working. And I watched Sidney Lumet out there, who's 80, and I figure, hey, I'm just a kid. I've got a lot of stuff to do yet. So thank you all very much. Appreciate it. और फ्रेंड्स, यही नहीं, उन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। तो चलिए दोस्तों, क्लिंट ईस्टवुड के जन्मदिन पर उनको बधाइयां दे दें। आप कहाँ जाने लग गए? यहीं बैठे बैठे बधाइयां देते हैं भाई। इन्होंने नॉट आउट 80 पारियां खेली हैं, तो बधाई के पात्र तो ये हैं ही। तो हमारी तरफ से बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से क्लिंट ईस्टवुड को उनके बर्थडे पर हैप्पी 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 वाला बर्थडे। Born to be remembered. Born to be remembered. दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और अभी थोड़ी देर पहले हम फिल्म्स की ही बातें कर रहे थे, फिल्म से जुड़ी ही पर्सनैलिटी की बातें कर रहे थे। और एक और पर्सनैलिटी हमारे पास है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में खूब धूम मचाई। दोस्तों, इंग्लिश फिल्मों के बाद ये बात जरूरी हो जाती है कि मैं अब आपको कुछ हिंदी सिनेमा की बातें सुनाऊं। बीते बरसों के किसी ऐसे डायरेक्टर का आपसे जिक्र करूं जिन्होंने एक से एक बेहतरीन फिल्में दी। और आपको ये भी बता दूं कि उनकी ज्यादातर फिल्में नायिका प्रधान फिल्में होती थी, जहां पर आजकल हम पुरुष प्रधान फिल्में देखते हैं। नायिका प्रधान फिल्में बनाना वाकई काबिले तारीफ है। मतलब कि उनकी फिल्मों में कहानी एक्ट्रेस के इर्द गिर्द घूमती थी, ना कि हीरो के। वैसे तो दोस्तों, हिंदी फिल्मों में ये कम ही होता है, लेकिन राज खोसला का नाम इसलिए बड़े एहतराम से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने डायरेक्शन करियर में ज्यादातर फिल्में हीरोइन बेस्ड ही बनाई। तो चलिए हम एक गाना सुनते हैं पहले, उसके बाद लौट कर आते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे।
तो दोस्तों, ये गाना आपने सुना राज खोसला जी की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन से। हम राज खोसला और उनकी फिल्मों की बातें करते हैं। वैसे तो राज खोसला अब हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनके व्यक्तित्व को कौन भूल सकता है। राज खोसला पंजाब से बॉम्बे एक सिंगर बनने आए थे, क्योंकि उससे पहले वो ऑल इंडिया रेडियो के म्यूजिक स्टाफ में से एक थे। जहाँ तक म्यूजिक में उनकी काबिलियत और ज्ञान की बात है, तो ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि राज खोसला एक क्लासिकल सिंगर थे। वाओ! और इसीलिए उनकी फिल्मों में गाने हमेशा सदाबहार ही लगते हैं। जैसे कि आपने मैं तुलसी तेरे आंगन का गाना सुना, उसमें भी बहुत अच्छा क्लासिकल टच था। और अब मैं आपको उन्हीं की एक फिल्म जो कि 1964 में आई थी का एक गाना सुनाऊंगी, लेकिन मैं आपको अभी उस फिल्म का नाम नहीं बताऊंगी। आप पहले गाना सुन लीजिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये फिल्म कौन सी थी। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। सुन लिया आपने ये गाना? ये गाना था 1964 की फिल्म वो कौन थी का। सोचिए, इतने बरस बीतने के बाद भी ये गाना आज भी सदाबहार है। ऐसा लगता है जैसे ताजा ताजा अभी ही निकल कर आया है। वैसे राज खोसला का जन्म आज ही के दिन 31 मई 1925 को लुधियाना में हुआ और 1950 से 1980 के दशक में उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की, जिसमें से 1956 में आई CID और फिर 1964 में मनोज कुमार और साधना अभिनीत वो कौन थी, मेरा साया, दोस्ताना और मैं तुलसी तेरे आंगन की कुछ ऐसी यादगार फिल्में हैं जिनका जिक्र हमेशा होता रहेगा। लेकिन सिंगिंग से डायरेक्शन की तरफ उनको ले आने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने देवानंद साहब थे, जिन्होंने उनमें कुछ खास देखा और फिर उन्हें गुरुदत्त के साथ काम करने की सलाह दी। फिर क्या था, राज खोसला ने गुरुदत्त साहब को एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया और फिल्म मिलाप में उनके साथ काम किया। ये फिल्म कोई खास करिश्मा तो नहीं दिखा पाई, मगर राज खोसला के लिए डायरेक्शन का रास्ता जरूर खोल दिया। और 1956 में उन्होंने CID डायरेक्ट की, जिसने वहीदा रहमान को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टैब्लिश किया। उसके बाद 1964 में वो कौन थी ने साधना को मिस्ट्री गर्ल की उपाधि दे डाली। जहां तक राज खोसला साहब को दिए गए अवार्ड्स की बात है, तो दोस्तों उन्हें 1970 में दो रास्ते के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया और वहीं 1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए उन्हें फिर से बेस्ट डायरेक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। और दोस्तों इसी फिल्म ने उस साल के फिल्म फेयर बेस्ट मूवी अवार्ड की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया था। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको राज खोसला साहब के बारे में बता ही डाली हैं, तो मैं उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यूट CID का एक गाना जरूर आपको सुनवाऊंगी। इसके लिए तो आप मुझे हमेशा याद रखेंगे, आई नो। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों। तो दोस्तों इस महान डायरेक्टर को बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि। Born to be remembered. Born to be remembered. वेल मैं बता दूं, आप लोग सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और हम बात करने जा रहे हैं वॉल्टर विटमैन की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 31 मई 1819 को हुआ। और दोस्तों जब वॉल्टर विटमैन सिर्फ 12 साल के थे तो उस समय वो प्रिंटर्स ट्रेड में जाने के लिए प्रिंटिंग सीखने पहुंचे। धीरे धीरे उन्हें लफ्जों से प्यार हो गया। जैसे जैसे लफ्ज कागज पर छपते जाते वैसे वैसे वॉल्टर के दिल पर अपना अक्स छोड़ते जाते और इस तरह एक 12 साल के बच्चे वॉल्टर को लफ्जों से खेलने का सुरूर चढ़ा और धीरे धीरे उन्होंने लिखना शुरू किया। दोस्तों वॉल्टर के बारे में कहा जाता है कि वो एक सेल्फ टॉट इंसान थे जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और इसीलिए होमर, शेक्सपियर और द बाइबल को उन्होंने खुद ही पढ़ डाला। उनके लफ्जों की चाह आखिरी समय तक खत्म नहीं हुई और अगले 5 साल तक वो प्रिंटिंग जॉब से जुड़े रहे।
मगर एक बार एक भयंकर आग ने न्यूयॉर्क के उस पूरे प्रिंटिंग डिस्ट्रिक्ट को जला डाला और 1836 में करीब 17 साल की उम्र में वॉल्टर विटमैन ने पढ़ना शुरू कर दिया और एक कमरे के उस लॉन्ग आइलैंड स्कूल में 1841 तक वो पढ़ते रहे और उसके बाद पत्रकारिता में उतर गए। दोस्तों, जर्नलिज्म में उतरने के बाद उन्होंने लॉन्ग आइलैंडर नाम से न्यूज़पेपर निकालना शुरू किया और उसके बाद ब्रुकलिन और न्यूयॉर्क में कई सारे न्यूज़पेपर्स में एडिटर रहे। और दोस्तों, 1848 में विटमैन ने ब्रुकलिन डेली ईगल को छोड़कर न्यू ऑरलेंस क्रिसेंट को ज्वाइन कर लिया और यही काम करते हुए उन्होंने पहली बार स्लेवरी के बारे में जाना कि किस तरह स्लेव मार्केट में गुलाम बेचे जाते हैं। और फ्रेंड्स, 1855 में पहली बार उन्होंने अपनी पोयम लीव्स ऑफ ग्रास का कॉपीराइट लिया, जिसमें तकरीबन 12 पोयम्स थी जो अभी तक अनटाइटल्ड थी। और दोस्तों, 1855 में ही उन्होंने खुद से ही पहला वॉल्यूम पब्लिश किया और 1856 में विटमैन ने दूसरा एडिशन पब्लिश किया जिसमें 33 पोयम्स थी। और दोस्तों, पोयम्स के अलावा वॉल्टर ने अमेरिकन सिविल वॉर के वक्त खुद से ही ये प्रण लिया कि वो एक पर्ज्ड और क्लेंस्ड जिंदगी जिएंगे और इसके लिए उस दौरान वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट की हैसियत से सिविल वॉर के बारे में लिखने लगे। और दोस्तों, न्यूयॉर्क में जो युद्ध के दौरान घायल हुए लोग थे ना, उन्हें हॉस्पिटल में जा जाकर उनका हाल चाल लेने लगे। और दोस्तों, अपने ढलते दिनों में वॉल्टर ने ज्यादातर समय लिखने में बिताया और लिटरेचर की दुनिया में अपने आप को समर्पित कर दिया। शायद वो ये बात जानते थे कि उनका आखिरी समय बहुत दूर नहीं है। अपने आखिरी और फाइनल वॉल्यूम को उन्होंने गुड बाय माई फैंसी नाम दिया, जो 1891 में पब्लिश हुई। और दोस्तों, उसी एक साल के बाद वॉल्टर विटमैन की 26 मार्च 1892 को मृत्यु हो गई और इस तरह एक महान पोएट का अंत हो गया। आज हम अपने प्रोग्राम के जरिए वॉल्टर विटमैन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और बबीता आपके साथ में है। दोस्तों, अब कुछ गाने वाने हो जाए। आप तो खुश हो गए ना, मुझे मालूम है, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस पर्सनैलिटी के बारे में प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो एक सिंगर थे। तो जाहिर सी बात है, सिंगर की जिंदगी के सफरनामे में सॉन्ग्स नहीं होंगे तो और क्या होगा। बात करते हैं पीटर येरो की, जिनका आज जन्मदिन हम मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 31 मई 1938 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने 1960 के दशक में फोक म्यूजिक को नई ऊंचाइयां दी और 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने म्यूजिक में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, उसी दौरान उनकी मुलाकात नोएल पॉल स्टूकी और मैरी ट्रेवर्स से हुई। और दोस्तों, फिर क्या था, इस तिकड़ी ने मिलकर 1962 में अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया और उन्हें उनके पहले ही एल्बम से शोहरत मिलने लगी, जब उनका पहला ही एल्बम अगले 10 महीने तक टॉप 10 में बजता रहा। Sing it with us and frolicked in the autumn mist in a land called Annalee. A little louder, Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Annalee. और उसके बाद तो इस तिकड़ी की निकल पड़ी। इस एल्बम ने उस समय में करीब 2 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बेची और अपने पहले एल्बम की सफलता के बाद इस ग्रुप ने एक्सटेंसिव टूर किया, जहां इन्होंने लाइव परफॉर्मेंसेस के साथ साथ स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी की। और दोस्तों, 1969 का अक्टूबर महीना ना पीटर येरो के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि इसी महीने में उन्होंने शादी की। और पता है आपको, अपनी वेडिंग के लिए उन्होंने खुद ही सॉन्ग्स कंपोज भी किए। हाउ रोमांटिक।
और दोस्तों, पीटर येरो ने ऑपरेशन रिस्पेक्ट के लिए पूरी दुनिया का दौरा किया, जिसमें हांगकांग, वियतनाम, बरमूडा, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट और अर्जेंटीना और कनाडा भी शामिल थे। और दोस्तों, इस प्रोग्राम के द्वारा जहां पीटर येरो एजुकेशनल लीडर से मिले, वहीं करोड़ों बच्चों को भी इस प्रोग्राम से जोड़ा और उनकी शिक्षा का स्तर थोड़ा सा और बढ़ा दिया। और दोस्तों, उनके इसी कार्य के लिए 2003 में कांग्रेशनल रेवोल्यूशन ने येरो की अचीवमेंट की सराहना की। तो दोस्तों, चलिए हम भी पीटर येरो को आज उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड सुन रहे हैं आप बबीता जैन के साथ। और अब घड़ी की तरफ क्या देख रहे हैं, सही में टाइम हो गया है मेरे जाने का। तो अभी फिलहाल के लिए बबीता को दीजिए इजाजत। मिलेंगे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में एक बार फिर। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,